पाक से, न मिलोगे तुम तपाक से तो कोई हाथ भी न मिलाएगा। ये कोरोना काल है, जरा फासले से मिला करो। ये कोरोना काल चल रहा है, हम लोगों को पता है, आप सभी लोगों को पता है। बस हम दुआ करते हैं कि सब लोग हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और बचते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं फार्मा के 3 जायंट्स के बारे में, ग्लोबल जायंट्स के बारे में। अमेरिका को अगर हम देखें तो अमेरिका आज सबसे ज़्यादा स्टेक लेकर के नंबर 1 पोजीशन पे आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। 40.4% स्टेक है, ग्लोबल स्टेक फार्मा का। और क्यों है? क्योंकि उनके पास में इनोवेशन है, उनको इनोवेशन करना ही पसंद है। उनको ये पता है कि पैसे आएंगे हमारे को इनोवेशन से ही, और इनोवेशन आएंगे तो नेचुरली एक सोल्यूशन भी तो आएगा ना। और चाइना बस इसी इंतजार में रहता है कि कैसे वो अमेरिका कुछ इनोवेट करे या यूरोपियन कंट्री कुछ इनोवेट करे और उसका कॉपी करे और फटाफट मार्केट में बेचे और पैसे बनाए। अगर हम देखें तो चाइना नंबर 2 पे आता है। नंबर 2 नहीं बोल सकते, बल्कि वो अपने आप में एक किंग है और एपीआई का किंग उसको बोला जाता है। 50% पूरी दुनिया की जो एपीआई की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ अकेले चाइना देता है। और उसका मार्केट में स्टेक अगर हम देखें तो 13.3% है ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसका स्टेक। इंडिया अपने आप में एक किंग है और किंग फॉर्मुलेशन में है। और इंडिया को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। लाइफलाइन ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, बोटेनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉर्मुलेशन यानी मेडिसिन सप्लाई करने वाला दुनिया में अगर कोई कंट्री है तो वो है इंडिया। भाई अगर हम देखें इसमें स्टेक क्या है तो इंडिया के पास 3.5% स्टेक है ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। स्टेक के मामला में इंडिया स्टैंड नहीं करता है अमेरिका और चाइना के सामने। अगर हम चाइना और इंडिया को थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे कि चाइना दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर है, दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर है और 3600 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है सिर्फ 2021 अभी दिसंबर तक में। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अगर करा है तो सिर्फ 330 बिलियन डॉलर का, वो दिसंबर तक में। और उन्होंने मार्च का टारगेट रखा है कि 400 बिलियन कर लेंगे। लेकिन कंपेयर कीजिए कि इंडिया सिर्फ 330 बिलियन करता है और चाइना जो है 3600 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है और दुनिया का सबसे नंबर 1 एक्सपोर्टर है। जबकि अगर हम कंपैरिजन करें कि कोरोना के पैंडेमिक कोरोना होने के बाद में, तो उसको चाइना वायरस भी कहते हैं, चाइना वायरस होने के बाद में उसकी इमेज बहुत खराब है पूरे ग्लोबली में। लेकिन उसकी नीड इतनी ज्यादा है लोगों को कि उसका सामान लिए बगैर लोगों को चैन नहीं होता है, मजबूरी है। आज अगर चाइना सिर्फ एपीआई बंद कर दे तो पूरी दुनिया के लोगों की हालत खराब हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड इंडिया का इमेज बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? हमारे अंदर क्या कमी है और चाइना के अंदर क्या अच्छाई है? जो स्ट्रेंथ और वीकनेस की अगर हम एनालिसिस करें तो हम देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा हम सॉल्यूशन की तरफ कैसे मूव करेंगे। देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या है। आज हम इस खोज में आए हैं और इस खोज में चर्चा करने के लिए आए हैं कि हम इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ग्रो कराना चाहते हैं, 100 बिलियन टच कराना चाहते हैं 1 साल के अंदर अंदर। क्या ये पॉसिबल है? आज हम डिस्कशन करके इस चीज को सोल्यूशन करने के लिए आपसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं। अब देखिए आज के डेट में अगर हम बैठे हुए हैं तो 330 बिलियन हमारा हुआ है अभी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, और 400 बिलियन हो जाएगा मार्च तक। और पीयूष गोयल साहब का कहना है कि हम 22-23 में 650 बिलियन कर लेंगे, क्योंकि 250 बिलियन सर्विस को भी हम एक्सपोर्ट को ऐड कर लेंगे। मेरा कहना है कि सिर्फ कहने से बात तो बनती नहीं है। थिंकिंग विदाउट एक्शन इज अबॉर्शन। मतलब सिर्फ सोच लेने से काम नहीं होता है, एक्शन भी उसके ऊपर करना पड़ता है। बिना एक्शन के रिजल्ट तो आएगा ही नहीं। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या चाइना के जो एक्सपोर्टर हैं उनको क्या स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटीज मिलती है। चाइना के लोगों को जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए कोई कैपिंग नहीं है एक्सपोर्ट में, उनके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, उनके क्रेडिट के लिए कोई लिमिट नहीं है, कैप नहीं है। इंडिया में ऑन दी अदर हैंड हमारे यहाँ कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं है। अगर हम पूरे एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट में फार्मा एक्सपोर्ट थोड़ा स्पेशल होता है। वो स्पेशल क्यों होता है? जब हम उसको रजिस्ट्रेशन के लिए डालते हैं तो उससे पहले प्लांट रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें खर्चे होते हैं। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन उसमें खर्चे होते हैं। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन से पहले प्रोडक्ट अप्रूवल होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, उसके बाद उसमें क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, बायोइक्विवेलेंस, रेगुलेटरी डोजेस, दिस दैट, फार्माकोविजिलेंस, प्री फार्माकोविजिलेंस, पोस्ट लॉन्च फार्माकोविजिलेंस, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत खर्चा होता है।
और सपोर्ट सिस्टम इंडिया में अगर आप बताएं कि सपोर्ट सिस्टम क्या है, सपोर्ट सिस्टम में सपोर्ट बता रहा हूँ निगेटिव क्या है कि गवर्नमेंट ने बोला कि रोड टैप हम नहीं देंगे जी। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि फार्मा वाले के पास बड़े पैसे हैं, बहुत कमा रहे हैं। देखिए, आपने जबान दिया और आपने जबान से झूठे हो गए, तो ये धोखाधड़ी कहलाता है, डबल स्टैंडर्ड कराता है। इंडस्ट्री को ग्रो कराना है तो जबान में जबान मिला के चलना पड़ेगा। आप अपने जबान से पीछे हट जाएंगे तो इंडस्ट्री तो देखो ग्रो कभी करेगी नहीं। वो कागज पर कर सकती है, रियल में नहीं कर सकती है। अब ऑन दी अदर हैंड देखें, एक फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एक एजेंसी है जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत बनाई गई है 2004 में। और डीबी मोदी जी उनके फाउंडिंग चेयरमैन थे। 2005 से लेकर 2020 तक फार्मेक्सिल ने रिफंड देना शुरू किया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। रिफंड किस किस चीज पर देते हैं? वो रिफंड ये देते हैं कि आप प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन करा लें, प्लांट रजिस्ट्रेशन करा लें, बायोक्लेंस करा लें, क्लिनिकल ट्रायल करा लें, दिस दैट जो भी कराएंगे आपको 50% उसका रिबेट मिलेगा। अगर टोटल आपने 2 करोड़ खर्च किया है तो 2 करोड़ के ऊपर में वो आपको 50% रिबेट देंगे, यानी 1 करोड़ आपको रिफंड करेंगे। दोस्तों, मैंने बहुत सर्वे किया और देखा और फार्मेक्सिल की साइट पर भी जाके देखा, तो 2005 से लेकर 2020 तक में मैंने देखा कि उनका डेटा अवेलेबल है। कुछ साल का तो डेटा ही नहीं है और कुछ साल का अवेलेबल है। आंख खुल गई हमारी। एवरेज 65 कंपनीज को उन्होंने रिफंड दिया है अभी तक, एवरेज। और टोटल मेंबर कितने हैं फार्मेक्सिल के? 6000। क्या आपको लगता है कि 6000 में से सिर्फ 65 लोगों को रिफंड मिलना चाहिए? मैं अपना केस बताता हूं। अभी अपना केस हमारा क्या हुआ, हमने एक रिफंड के लिए क्लेम किया और रिफंड हमारा रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? उनका ये कहना था कि आपका फर्स्ट पेज अवेलेबल नहीं था जी इनवॉइस का, जबकि वो लास्ट पेज में अटैच था। उनको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि नहीं जी आपका ना 180 दिन का था, आपने 91 डेज में मैंने वो फर्स्ट पेज सिर्फ दिया था जो उन्होंने बाद में मांगा था हमारे से, तो 180 दिन से उन्होंने टाइम लिमिट 90 दिन कर दिया। दूसरी बार जब हमने रिफंड के लिए क्लेम किया तो उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दिया। ये कहा कि नहीं जी अब हमने 90 दिन से ना 45 दिन कर दिया रिफंड का टाइम। तीसरी बार भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि जी आपका ना 1 दिन डिले हो गया, जबकि हमारा डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराना होता है हमारे को रिफंड से पहले फार्मेक्सिल से, तो उनको कोविड हुआ पड़ा हुआ था इसलिए उन्होंने सील नहीं लगाई। तो उनके गलती की वजह से हमारा ये 3 रिफंड नहीं मिला। तो हमने फार्मेक्सिल के चेयरमैन और डीजी को लेटर भी लिखा कि ये तीनों क्लेम हमारे रियल हैं, लीगल है, आप हमारे को इसका रिफंड दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो हम जुडिशरी में जाएंगे और कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और फिर जब हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो बहुत सारे राज फाश होंगे जो आप चाहते नहीं हैं कि वो इंडस्ट्री के बीच में आए। आपको बता दूं दोस्तों कि वो जो क्लेम वो देते हैं 65 लोगों को जो रिफंड देते हैं, उसमें से ज्यादातर कंपनियां ऐसी हैं जो रिपीटेशन में आती हैं। इसका मतलब है जो उनके लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो आपस में बंटवारा कर लेते हैं कि इनको रिफंड देना है और बाकी लोगों को रिफंड देना ही नहीं है। ये तो जांच का विषय है और जब जांच होगा तभी पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। अच्छा, अब हम आपसे एक सवाल करते हैं दोस्तों। आप इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इंडिया में 11,000 से भी ऊपर है, 6,000 से ऊपर एक्सपोर्टर्स हैं इनके। फार्मा इंडस्ट्री की हम बात करें, दुनिया में सबसे ज्यादा फार्मासिस्ट को प्रोड्यूस करने वाला कंट्री इंडिया है। हर साल 4 से 5 लाख ऐड करते हैं फार्मासिस्ट। आप इतना ही नहीं, आप देखें तो रिटेल फार्मेसी की अगर हम बात करें तो 1 मिलियन से भी ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर देखें हमारे यहाँ तो 1.5 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। आप इसके अलावा भी देखें सबसे ज्यादा हमारे यहाँ सीआरओज हैं, सबसे ज्यादा टेक्नोक्रेट्स हैं, डोजियर डॉक्यूमेंटेशन वाले, फार्माकोविजिलेंस वाले। अगर हम बात करें एडवाइजर्स, सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में है। जो चाइना के पास नहीं है, जो हमारे पास है। अगर उनमें से कुछ लोग अगर एक्सपोर्ट में आना चाहते हैं, वो कैसे आएंगे? टेक्नोक्रेट है, वो सब कुछ जानते हैं कैसे क्या होता है, लेकिन वो नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं है। इसका मतलब है कि वो क्रेडिट फैसिलिटी दे दी है चाइना, जिसका कोई कैपिंग नहीं है, और हमारे यहाँ क्रेडिट फैसिलिटी ही नहीं है, जिसकी वजह से नए एक्सपोर्टर्स नहीं आ पाते हैं। जब नए एक्सपोर्टर्स नहीं आएंगे तो बताइए काम होगा कैसे? बिना नए प्लेयर के पुराने प्लेयर रिटायर हो रहे हैं, लेकिन नए प्लेयर तो आ ही नहीं रहे हैं। आएंगे भी तो कैसे आएंगे? तो इसका मतलब है कि कोई हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है।
फार्मा एक्सपोर्ट में कोई सिस्टम नहीं है कि कोई देखभाल करे। आज पीयूष गोयल जी ने बोला कि 400 बिलियन का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट हुआ जी, अब 650 का होगा। मैं पीयूष गोयल जी से बात करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने जो ये एक्सपोर्ट की प्लानिंग करी है या टारगेट आपने प्लान करा है, क्या आपने पूरे इंडिया के एक्सपोर्टर से बात करके करा है? ये आपने कुछ चंद ब्यूरोक्रेट से बात करके करा है। अगर ब्यूरोक्रेट से बात करके करा है तो वो फेल हो जाएगा। और आज तक जो भी टारगेट अचीव प्लान किया गया वो सारे फेल हुए हैं। आज तक कोई भी मिशन जो फार्मा में बनाया गया है वो कभी भी अचीव नहीं हुआ है। मिशन पे मिशन बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो मिशन कभी पास नहीं होते। क्यों नहीं होते? मैं भी एक्सपोर्टर हूं। हर एक्सपोर्टर्स को पता होना चाहिए उसका टारगेट क्या है, और गवर्नमेंट को यह पता होना चाहिए कि एक एक्सपोर्टर बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के कितना टारगेट अचीव कर सकता है और उसको कितना फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए ताकि वो XYZ टारगेट अचीव कर सके। तो इसका मतलब है कि कोई प्लानिंग तो है ही नहीं, कोई डिस्कशन तो है ही नहीं। जो इसने एक्सपोर्ट करना है उसको तो पता ही नहीं कि कितना एक्सपोर्ट करना है, लेकिन सबको इकट्ठे उठा करके एवरेज उठा के गवर्नमेंट उसको लेकर के आगे बढ़ जाती है। ऐसे देश नहीं चलता है, ऐसे इंडस्ट्री नहीं चलती है। उसके लिए एक सिस्टम क्रिएट करना होता है। मैं बार बार बोलता हूं कि टीम फार्मा इंडिया होना चाहिए ताकि वो देखे कि कौन एक्सपोर्ट कितना कर सकता है, उसकी एनालिसिस करे, फिर वो बताए कि जी हाँ ये एक्सपोर्ट करने के लिए टारगेट इन्होंने लिया था, ये 80% करेंगे, 20% नहीं कर पाएंगे, तो वो 20% कैसे एडजस्ट करेंगे लोगों के बीच में। तो ये करना गवर्नमेंट का काम है, ये करना फार्मा टीम इंडिया का काम है जो बनाए। फार्मैक्सिल आज के डेट में फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन के नाम पे पैसे ले रही है, लेकिन फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन नहीं हो रहा है। मैं बताता हूं कैसे नहीं हो रहा है। 6000 मेंबर्स हैं इनके, करीब 15 करोड़ रुपए साल में सिर्फ इससे लिए जाते हैं। एग्जीबिशंस लगाते हैं, B2B बिजनेस करते हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं। सारे पैसे को देखें तो 15 से 25-30 करोड़ रुपए इनके पास आते होंगे साल के। उसमें से कितने आप इंडस्ट्री पे खर्च करते हैं रिफंड पे, और कितना प्रमोशन पे खर्च करते हैं? क्या कभी लेखा जोखा आपने कभी किसी को दिया है? आप क्यों नहीं लेखा जोखा देते हैं? आप मेंबर बनाते हैं, मैं मेंबर बन गया, मेरी कंपनी मेंबर बनी, लेकिन मेंबर बनने के बाद में उन्होंने एक मेल भी नहीं बोला कि थैंक यू जी आप एक एक्सपोर्ट में एक मेंबर आ गए हो, लो जी ये 10 कोई काउंसलिंग के लिए एक बंदा हमें कॉल कर ले कि अच्छा जी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, फार्मुलेशन करना चाहते हो, API करना चाहते हो, हर्बल करना चाहते हो, न्यूट्रा करना चाहते हो, आप यूनानी करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, होम्योपैथिक करना चाहते हो, बताओ, हम आपको गाइड करेंगे। ये लो जी 5 कंट्री है, ये 10 कंट्री है, इनका ये इंपोर्टर का डेटा है, आप लो जी आप इनको मेल करो जी, आपको वहां से रिस्पॉन्स मिलेंगे जी। कभी किसी को सपोर्ट नहीं देते हैं, हमें तो नहीं दिया है जी। अब मुझे पूरे इंडस्ट्री का पता तो नहीं है कि मिला कि नहीं मिला, लेकिन नहीं देते हैं वो। क्या ये प्रमोशन कर रहे हैं? ये कहते हैं कि हम जो फीमेल होती हैं बिजनेस उनको हम हेल्प करते हैं। फीमेल को भी कहाँ हेल्प कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट वाले को हेल्प करते हैं। कहाँ नॉर्थ ईस्ट में से कोई एक्सपोर्टर से निकल के आता है? आप देख लीजिए उठा करके, यूपी, बिहार, कैलकाटा और पूरा नॉर्थ ईस्ट उठा के देख लीजिए, एक्सपोर्टर्स के नाम नहीं मिलेंगे आपको, एक आधा मिलेंगे। अभी 2 एक्सपोर्टर नए 2 एक्सपोर्टर्स बने हैं बिहार में, था ही नहीं एक्सपोर्टर्स वहां पे। तो ये क्या हो रहा है? किसको एक्सपोर्ट प्रमोट कर रहे हो आप? कहां प्रमोट कर रहे हो? कैसे प्रमोट कर रहे हो? आपकी अपने मेंबर से कभी बात करते हो क्या कि जी क्या इश्यूज है? मेरा कहना है कि पूरी दुनिया में API IP इंडियन फार्माकोपिया को आप इंप्लीमेंट करवाओ, उससे फायदा होगा, हमारी होम वर्किंग थोड़ी कम हो जाएगी। नहीं जी, हम नहीं करते हैं, कौन करेगा? यूक्रेन ने दबा दिया सभी को, वहां पे ED की रेड करवा दी। क्यों? क्योंकि हमने रशिया का सपोर्ट किया था। हमारे फार्मा जितने भी एक्सपोर्टर्स थे वो बेचारे यूरोप में जहां तहां जाकर के मीडिया को कर रहे हैं और दबा रहे हैं, दब रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अजरबैजान ने रातों रात सारे एक्सपोर्टर्स को, इंडियन एक्सपोर्टर्स को खदेड़ के बाहर कर दिया इंडिया अपने देश से। क्यों? क्योंकि हमने आर्मेनिया का सपोर्ट किया। कोई पूछा उसको क्यों ऐसा किया? नहीं। सालों साल अजरबैजान में बिजनेस बंद रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे पीछे में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक फार्मा के लिए एक बजट बनाए, फार्मा कार्ड बनाए, उस फार्मा कार्ड में 5 साल का 1-1 मिलियन 5 मिलियन हर एक्सपोर्टर्स को दे। अगर कोई नया भी आना चाह रहा है तो उसको भी दे, और जितना पैसा वो ले यूज करे उस पर वो 1% का इंटरेस्ट लगा ले, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन जब तक आप फार्मा कार्ड नहीं बनाओगे, फाइनेंशियल क्रेडिट लिमिट उसको नहीं दोगे, तो बंदा आगे नहीं बढ़ सकता है। ना पुराने वाले आगे बढ़ेंगे, ना नए वाले आएंगे आगे। तो ये चलेगा कैसे देश? और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर फार्मा कार्ड इंट्रोड्यूस कर दिया और वो फार्मा को क्रेडिट लिमिट दे दिया, हर 5 साल के लिए 5 मिलियन का दे दिया, तो ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं
कि ये 42 बिलियन पे हम लोग खड़े हुए हैं अभी, आज हम 100 बिलियन पे एक साल के अंदर अंदर अचीव कर सकते हैं। यानी सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री, इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री 25% पूरे एक्सपोर्ट को कंट्रीब्यूट कर सकती है। आज भी वो थर्ड लार्जेस्ट अर्नर है फॉरेन करेंसी का, 10 मिलियन लोगों को नौकरी देती है। और आपको एक बहुत आश्चर्य की बात बता रहे हैं कि प्री कोविड में ये डिस्कशन हुआ था, ये बात आई थी गवर्नमेंट की तरफ से भी कि एपीआई को प्रमोट किया जाएगा, सेल्फ रिलायंट होंगे जी, एपीआई पार्क बन रहा है, ये पार्क बन रहा है, वो पार्क बन रहा है। उस समय हम 70% एपीआई पर डिपेंडेंट थे चाइना पे, आज हम 84% डिपेंडेंट हैं चाइना पे। और कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मैं फिर बोलूंगा, थिंकिंग विदाउट एक्शन इज अबॉर्शन। हमारे फार्मा इंडस्ट्री को फार्मा एक्सपोर्ट पॉलिसी चाहिए, हमारे इंडस्ट्री को टीम फार्मा इंडिया चाहिए, जो पूरे टीम को देखे, कौन दब रहा है, कौन उठ रहा है। कोई भी उठा करके लीगल एक्शन ले लेता है फार्मा इंडस्ट्री के अगेंस्ट में, और वो फार्मा इंडस्ट्री पे ताला लगा दिया जाता है। क्यों? अगर गलती हो रही है, आप गलती को कोर्ट में देखिए, अगर वो गलत है उस डायरेक्टर पे लीजिए अब एक्शन। लेकिन पूरे इंडस्ट्री को बंद करने की क्या जरूरत है, पूरे कंपनी को बंद करने की क्या जरूरत है? उस पर 5,000 10,000 लोग काम करने वाले होते हैं, उनके पेट में लात मारने की जरूरत क्या है? ये बहुत दुखद चीजें हैं। आज हम डरे हुए हैं फार्मा इंडस्ट्री वाले। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि हमारे पीछे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं है, हमारा कोई मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, टारगेट ही नहीं है। मैं तारीफ करूंगा रेगुलेटर्स का, बहुत अच्छे रेगुलेटर्स हैं आज के डेट में, बहुत क्वालिफाइड हैं, टैलेंटेड हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग विजिलेंट रेगुलेटर्स की जरूरत है इंडस्ट्री में, क्योंकि जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो इंडस्ट्री वाले ईमानदार नहीं होंगे, और इंडस्ट्री वाले क्वालिटी पर ध्यान नहीं देंगे। तो क्वालिटी पर ध्यान देने वाले रेगुलेटर्स हमारे बहुत अच्छे हैं। हमारी सरकार भी बहुत अच्छी है, हम सरकार को कोई निगेटिविटी नहीं बता रहे हैं, बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये मेरा दर्द है, ये मेरा इश्यूज है। आप भी चाहते हो कि लोगों को नौकरी मिले, आपने कहा था कि हम नौकरी देंगे लोगों को, आप फार्मा इंडस्ट्री वाले को सपोर्ट दीजिए। आप सिर्फ फार्मा ई कार्ड इंट्रोड्यूस कर दीजिए ना, 10 मिलियन की नौकरी मिल जाएगी लोगों को। 10 मिलियन समझ रहे हैं ना, 1 करोड़ लोगों को फार्मा इंडस्ट्री में नौकरी मिल जाएगी, डायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो छोड़ दो कितने लोगों को मिलेगी। तो मेरा बस इतना ही संदेश है पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सारे मिनिस्ट्रीज से, कि फार्मा इंडस्ट्री के लिए फार्मा एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाइए। और जो ये फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इस पर नजर रखिए, क्योंकि जब से डायरेक्ट हमारा रिफंड आ रहा था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, तब तक ठीक था। जब से इनके हवाले किया गया है, ये सारे लोचा कर रहे हैं, और अंदर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये देखने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे भी लीड्स आते हैं डायरेक्टली फार्मेक्सिल को, जो आपस में ही बांट लेते हैं, लोगों तक पहुंचाते नहीं है। तो उन पर ध्यान देने की जरूरत है, उस पर स्क्रूटनी करने की जरूरत है, और सबको बराबर एक नजर से हक देने की जरूरत है। फार्मा इंडस्ट्री इंडिया के लिए जान है, और ऐसी जान है और ऐसी शान है जो पूरी दुनिया की लाइफलाइन है। ये तो तुकबंदी हो गई, लेकिन ये बात सही है कि हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे को फार्मा एक्सपोर्ट पॉलिसी चाहिए, और सब इंडस्ट्री को जोड़ के हम लोग आगे बढ़ करके आपके साथ मिल करके इसको काम करने के लिए तैयार हैं। सरकार, मैं आपसे एक वादा करता हूं कि आप फार्मा एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए फार्मा ई कार्ड इंट्रोड्यूस कीजिए, ये क्रेडिट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस कीजिए, और ये पॉलिसी, विजन, मिशन सब इंट्रोड्यूस कीजिए। हम साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, और 100 बिलियन लेके आना हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं विद इन ईयर ऑफ टाइम, अगर आपने जिस दिन से इंट्रोड्यूस किया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।